डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज 12th हिस्ट्री के संदर्भ में आपका टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करने के पहले थोड़ा से उसके पहले अध्ययन करेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थिति कैसे बनी, किस तरह से मौर्य वंश की स्थापना हुई। इसके पहले हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले समझेंगे मगध साम्राज्य। मगध महाजनपद जो था वो 16 महाजनपद में सबसे आर्थिक रूप से वैभवपूर्ण, शक्ति संपन्न शासकों से युक्त ऐसा महाजनपद था जो इतिहास में प्रसिद्ध है। तो मगध महाजनपद जो था, मगध महाजनपद, इसके पहले 16 महाजनपद में मगध के संदर्भ में वीडियो आप देख चुके हैं, आपके पास तथ्यात्मक चीज़ें जा चुकी हैं। तो जो मगध महाजनपद था वहाँ पे नंदवंश का शासन था। नंदवंश का शासन के समय चंद्रगुप्त मौर्य, इसके पहले बताएंगे, जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था, चाणक्य था। तो चाणक्य से नंदवंश का कुछ आपस में विवाद हुआ था। कभी राज दरबार में चाणक्य का अपमान किया गया था, तो वहाँ पे दरबार में अपमान होने के कारण उन्होंने प्रतिज्ञा किया था चाणक्य ने कि हम नंदवंश का क्या करेंगे, विनाश कर देंगे। अगर विनाश नहीं करेंगे तब तक अपने आप को जो है शिखा को अपने बांधेंगे नहीं। उन्होंने एक दृढ़ प्रतिज्ञा किया था, संकल्प लिया था कि अपने नंदवंश का क्या करेंगे, विनाश कर देंगे। तो इस तरह से दरबार में उनका अपमान हुआ था मगध के साम्राज्य में, और नंदवंश के राज दरबार में वहाँ से वापस आ रहे थे। एक घटनाक्रम है, बताना चाहेंगे कि रास्ते में जब वहाँ से आ रहे थे तो रास्ते में एक बालक खेल खेल रहा था और वो नेतृत्व कर रहा था सभी बच्चों का। तो उनको लगा कि जैसे कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति के अंदर, किसी बालक के अंदर बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, जो पारखी व्यक्ति होता है वो पहचान लेता है। और ऐसे में चाणक्य ने जो है उस बालक की अपने पारखी या अपने कौशल से, अपने क्षमता से उस बालक के शक्तियों को पहचाना और उसे अपने साथ लेकर के आए। और कहते हैं कि चाणक्य जो है गुरुकुल में रख के उसको जो है शिक्षा दिए, सेना के सैनिकों की शिक्षा दिए, ट्रेनिंग दिए, शास्त्र की शिक्षा दिए, विविध कलाओं से युक्त उस बालक को बनाया और आगे चल के उसी को मौर्य वंश की गद्दी पर आसीन करते हैं। तो कैसे मौर्य वंश की गद्दी पर आसीन होता है, किस तरह से मौर्य वंश की स्थापना दोनों मिलकर के करते हैं, उसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मगध साम्राज्य जो था वो नंदवंश का शासन था, और इसी मगध वंश में नंदवंश का विनाश करके मौर्य वंश की क्या होती है, स्थापना होती। जैसा कि पहले आपने अध्ययन कर चुके हैं कि 16 महाजनपद में मगध जो था, ये मगध है, ये पूरा यहाँ पे किसका शासन था, नंदवंश का। तो नंदवंश का शासन था, और चाणक्य चूँकि एक गुरु थे जो तक्षशिला में शिक्षा, गुरुकुल तक्षशिला में जो है गुरु का कार्य करते थे, शिक्षण कार्य करते थे, बच्चों को शिक्षा देते थे। ऐसी स्थिति में एक बार यहाँ पे उनका जो है अपमान हुआ था इस दरबार में, और यहाँ पे जो है अपमान होने के कारण उन्होंने प्रतिज्ञा किया था चाणक्य ने कि हम इस वंश का क्या करेंगे, विनाश कर देंगे। आगे चल करके जो अभी हमने बताया घटनाक्रम कि एक बालक को उन्होंने रास्ते में खेलते हुए देखा था और उसी को अपने साथ तक्षशिला ले गए और वहाँ पे उसे ट्रेनिंग दिया, शिक्षा दिया, कौशल युक्त उस बालक को बनाया, और आगे चल करके इस नंदवंश का विनाश करते हैं। और यहाँ पे इसी गद्दी पर किसको स्थापित करते हैं, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य को। जिस बालक को लाए थे उसी बालक का नाम आगे चल करके इतिहास में क्या नाम पड़ता है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस तरह से मौर्य वंश की स्थापना होती है इस मगध साम्राज्य में, और कैसे घटनाक्रम बदलती है, इसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। जैसे मगध साम्राज्य विकसित हो रहा था, जैसा कि आप जानते हैं कि मगध साम्राज्य के शासक जो थे चक्रवर्ती थे, शक्तिशाली थे, सैन्य शक्ति से संपूर्ण थे, अपनी आर्थिक स्थिति स्थिर किए हुए थे और अपने शक्ति के बल पर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो इस तरह से शक्तियों के बल पर मगध साम्राज्य संपूर्ण महाजनपद में सबसे विशिष्ट महाजनपद माना जाता था, सबसे वैभवपूर्ण माना जाता था, शक्ति संपन्न महाजनपद माना जाता था, और इसी के कारण उसकी ख्याति इतिहास में उपलब्ध है। तथ्यों के माध्यम से हम लोग समझते हैं, देखते हैं कि किस तरह से मगध साम्राज्य वैभवपूर्ण महाजनपद प्राचीन काल में था, अपनी सांस्कृतिक धरोहर, अपनी सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए, बहुत सारी उपलब्धियों को लिए हुए, शक्तिशाली शासकों से युक्त एक ऐसा महाजनपद जो इतिहास में गौरवपूर्ण इतिहास के रूप में जाना जाता है। आइए हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं।
तो नंद वंश का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को कौन आसीन करता है? उनके गुरु चाणक्य, चूँकि चाणक्य आगे चल करके उनके मंत्री महामंत्री हो जाते हैं, प्रधानमंत्री मीन्स, और दोनों मिल करके शासन करते हैं। तो इस तरह से जो है नंदवंश का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को प्रतिष्ठित करते हैं। किसके सिंहासन पे? नंदवंश के स्थान पे मगध का शासक बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौर्य वंश की स्थापना 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक महापद्मनंद के परास्त करके प्राप्त की थी। तो कहने का तात्पर्य है कि इनकी स्थापना मौर्य वंश की कब हुई थी? 321 ईसा पूर्व। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? नंद वंश के शासक महापद्मनंद को पराजित करके उसके स्थान पे स्वयं जो है इस गद्दी पर आसीन हुए थे। तो यानी एकदम घटनाक्रम पूरा स्पष्ट है कि नंद वंश का शासन चल रहा था मगध पर, और इसी पर जो है अधिकार करके इसके शासक को पराजित करके इस पर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके सहयोग से? चाणक्य के सहयोग से। चूँकि चाणक्य उनके गुरु थे और उस बालक को जो बचपन में लाए थे उसी के उपलक्ष्य में हम इसको सम्राट बनाएंगे भारत का एक दिन, जो सपना उन्होंने देखा था और वही सपना उन्होंने साकार किया। आगे चल के मौर्य वंश की स्थापना होती है। जैसा कि इतिहास में आपने एक क्वेश्चन अतिरिक्त आता है, जैसे समझ लें कि भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने वाला प्रथम कौन सा वंश था? तो यहाँ पे भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने वाले जो वंश का नाम है वो मौर्य वंश है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऐसा शासक था जो चाणक्य जैसे गुरु को पा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं और भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। भारत जैसे विशाल देश को अपने अधिकार में कर लेते हैं। छोटे छोटे शासकों को, कमज़ोर शासकों को पराजित करके भारत जैसे विशाल देश को अपने आधिपत्य में शामिल कर लेते हैं, जिनकी सीमा अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक फैल गई थी। अपने भुजाओं और अपने शक्तियों के बल पे बिहार से लेके पूरा पश्चिम के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक के क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया। तो अपनी इसी शक्ति का परिचय दिया उन्होंने, अपने वैभवपूर्ण शक्ति को मजबूत बनाया, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया, अपने सैन्य शक्ति को मजबूत बनाया, और अपने गुरु के बल पर, अपने शक्तियों के बल पर, अपने पराक्रम के बल पर, अपने क्षमता के बल पर, अपने कौशल के बल पर भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने वाले प्रथम शासक थे। जैसा कि आपसे पूछा जाता है कि भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने वाले प्रथम प्राचीनतम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अब राजनीतिक एकता क्या होती है? बहुत सरल शब्दों में समझेंगे कि जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आपको कि जैसे कोई देश है, भारत के संदर्भ में देखेंगे कि जैसे भारत में पहले मगध, मान लीजिए मगध बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पे उन्होंने किसकी स्थापना हुई? मौर्य वंश की स्थापना हुई। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासकों का क्या था? शासन था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि अपनी शक्ति के बल पर, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शक्ति के बल पर अपनी सीमा को और बढ़ा लिया, फिर और बढ़ा लिया। धीरे धीरे करते करते भारत के विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए। तो ऐसी स्थिति में जब पूरे भारत में ज़्यादातर क्षेत्रों में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, अफगानिस्तान तक की सीमा इनकी हो गई, तो पूरे भारत में क्या हो गया? एक शासन व्यवस्था, एक न्याय व्यवस्था, एक दंड व्यवस्था स्थापित हो गई। और इस तरह से पूरे भारत में एक प्रशासनिक व्यवस्था, एक न्याय व्यवस्था, एक दंड व्यवस्था, एक कर व्यवस्था, एक रूपता आ गई पूरे भारत में। और ऐसी स्थिति में भारत एक राष्ट्र के रूप में परिणित हुआ, जो अभी छोटे छोटे राज्यों में विखंडित था। कोई भी विदेशी आक्रांता आसानी से हमला कर देता था। जिस राज्य पे हमला करता था उसी पे जो है वहाँ के शासक सुरक्षा देते थे, और अन्य राज्य जो है, अपने कहने का तात्पर्य है कि जो राजा था केवल अपने राज्य की सुरक्षा करता था, दूसरे राज्य से उसकी कोई मतलब नहीं होता था। इसी क्रम में एक घटनाक्रम आपको बताते हैं। एक घटनाक्रम है, उक्ति है कि एक बार भारत पे जब आक्रमण हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य को उनके गुरु चाणक्य ने दरबार में बोला कि हम भारत पे विदेशी आक्रमण हुआ है। भारत पे किसका आक्रमण हुआ है? विदेशी। मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है और ऐसी स्थिति में अपने साम्राज्य की सीमा उनकी यहाँ तक है और यहाँ पे विदेशी आक्रमण हुआ है। तो चाणक्य चर्चा करते हैं इस विषय वस्तु का। किससे चर्चा करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य से, कि भारत पे विदेशी हमला हुआ है और ऐसी स्थिति में भारत की एकता और अखंडता खतरे में है।
तो चाणक्य के इस बात पे चंद्रगुप्त मौर्य क्या जवाब देते हैं कि हमारी सीमाएं यहाँ तक हैं, सुरक्षित हैं, दूसरे क्षेत्रों में हमला हुआ है, उससे हमसे क्या लेना देना है। लेकिन चाणक्य जो कि बहुत ही तार्किक गुरु थे, बहुत ही तार्किक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या उत्तर दिया कि जैसे हमारा शरीर अखंड राष्ट्र के रूप में है, जैसे हमारा शरीर है, जब हमें हाथ में चोट लगती है तो पैर खुद चल करके वैद्य के पास जाते हैं। अगर पैर ये बोल दें कि हमको चोट नहीं लगी, हम वैद्य के पास क्यों जाएं इलाज करने, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, शरीर में विकार होगा, हाथ में अगर नुकसान हुआ है तो धीरे धीरे सड़न पैदा होगी और पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा। फिर उसी तरह पैर में चोट अगर लगी है तो हाथ बोले कि हम पैर को दवा क्यों लगाएं, क्योंकि चोट तो पैर को लगी है। तो ऐसे स्थिति में जो है क्या होगा, दूसरा अंग सड़ने लगेगा और वो अंग सड़ने के केवल वही अंग नहीं सड़ेगा बल्कि पूरे शरीर को क्या करेगा, नष्ट कर देगा, विकार युक्त बना देगा। वैसे ही अगर मस्तिष्क पे कहीं चोट लगी है तो हाथ बोले कि हम जो है इसकी रक्षा क्यों करें, सर गले कलम हो जाए, तो सर अगर कलम हो जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। वैसे ही अगर हाथ बोले कि हम भोजन क्यों मुंह बोले कि हम भोजन क्यों ग्रहण करें, पूरे शरीर को हम ही जो है पहुंचाते हैं भोजन। तो ऐसी स्थिति में अगर शरीर का हर अंग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से अगर सोचने लगे तो शरीर क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा। यानी शरीर के सभी अंग जब तक मिलकर कार्य करते हैं तब तक हमारा शरीर क्या होता है, सुरक्षित होता है। तो इसी तर्क के माध्यम से चाणक्य ने पूरे देश की एकता और अखंडता के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को आह्वान किया कि ये पूरा देश एक शरीर की तरह है, अगर एक से एक क्षेत्र पे हमला होगा तो हमारे देश की एकता और अखंडता बाधित होगी। यानी अपने तर्क के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य को ये बात समझाई और ये बात उस गुरु के माध्यम से समझने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने अपने शक्ति के बल पे पूरे देश और राष्ट्र की क्या की, रक्षा की और इस तरह से पूरे देश में राजनीतिक एकता स्थापित की। तो भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक थे। जो प्रारंभ होता है यहीं से इतिहास हमारा कि भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने वाले प्रथम शासक कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। इस तरह से पूरी घटनाक्रम है। मौर्य वंश की स्थापना होती है चाणक्य के सहयोग से और चंद्रगुप्त मौर्य उस पद पे आसीन होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका विस्तार जैसा कि जानते हैं आप लोग पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य अपने शक्तियों के बल पे अपनी साम्राज्य जो बिहार से लेके कहाँ तक पहुँचा दिया, अफगानिस्तान तक। यानी अपने शक्ति और शौर्य का परिचय देते हुए अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक भारत की सीमा को पहुँचा दिया। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि शक्तिशाली शासक तो था ही, चाणक्य जैसे गुरु को पाकर, चाणक्य जैसे प्रधानमंत्री को पाकर और ज़्यादा अपनी शक्ति को मजबूती प्रदान किया और इस तरह से भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन कर रहे थे उस टाइम में, उस पीरियड में जो उस समय का इतिहास कैसे हम जानेंगे, कौन कौन से स्रोत होंगे, तो उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। तो इस स्रोतों में है पुरातात्विक स्रोत और सेकंड है साहित्यिक स्रोत। जैसा कि प्रारंभ में ही आपको बताया गया था कि इतिहास के स्रोत हैं जैसे साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को दो भागों में रखा गया है, धार्मिक स्रोत और ऐतिहासिक स्रोत। धार्मिक स्रोत में धार्मिक रचनाएँ हैं जैसे वेद हैं, रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेदांग हैं, यह सारी रचनाएं हैं धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत आती हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ में मौर्य वंश से स्टार्ट होता है जो चाणक्य खुद स्वयं रचनाकार थे, लेखक थे और उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो अर्थशास्त्र जो है क्या है, महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है जो मौर्य वंश के इतिहास के विषय में हमें विशद जानकारी प्रदान करता है। मौर्य वंश के विषय में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक विविध विषयों की जानकारी हमें मौर्य वंश के विषय में चाणक्य के रचना अर्थशास्त्र के माध्यम से प्राप्त होती है। तो इस तरह से अर्थशास्त्र भी क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ है और इसके माध्यम से हमें चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोतों के अतिरिक्त पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोतों में जो भी चीज़ें पुरातात्विक स्थलों से मिली हैं, जो भी उत्खनन सामग्री प्राप्त होती है दीवालों के माध्यम से,
जो भी उत्खनन के माध्यम से मूर्तियाँ मिली हैं, बहुत सारी सामग्री मिली हैं, उनसे ज्ञात होता है कि मौर्य वंश के टाइम में सैन्य व्यवस्था कैसी थी, शासक की वंशावली कैसी थी, कौन शासक कब तक शासन किया, कौन कौन सी राज्याज्ञाएँ जारी की गई थी, अभिलेख बहुत से प्राप्त हुए हैं जो धार्मिक स्थिति का पता बताते हैं। बहुत सारी ऐसे घटनाक्रम हैं जिनको हम केवल अभिलेखों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये सब इतिहास के, मौर्य वंश के इतिहास के जानने के क्या हैं, स्रोत हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौर्य वंश के इतिहास को जानने के लिए कुछ विदेशी विवरण भी हैं, जैसे मेगास्थनीज की इंडिका है। तो मेगास्थनीज की इंडिका के विषय में भी मौर्य वंश के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है कि इस टाइम में कैसा समाज था, सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक जीवन कैसा था, किस तरह से उन्होंने मौर्य वंश में के समय में सैन्य शक्ति कैसी थी, किस तरह से सेनाएं गठित की गई थी, कौन कौन से प्रधानमंत्री थे, कौन कौन किसके क्या क्या कार्य थे, ये सभी विवरण हमें मेगास्थनीज के इंडिका से प्राप्त होता है। तो मौर्य वंश का विस्तृत जानकारी हमें मेगास्थनीज अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है, मेगास्थनीज चूँकि विदेशी विवरण से प्राप्त होता है। इसी क्रम में जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ हैं। तो जो जैन ग्रंथ की रचनाएँ हैं, बौद्ध ग्रंथ की रचनाएँ हैं, इनके माध्यम से भी हमें मौर्य वंश के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये भी मौर्य वंश के इतिहास के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरह से मौर्य शासक जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक थे, और इनके संदर्भ में जैसा कि बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व मौर्य जाति के मुखिया के यहाँ हुआ था। इनके गुरु चाणक्य थे। हालांकि इनके जात के संदर्भ में इतिहास में मतभेद है, अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग बताया गया है। कहीं पे निम्न जात के बताया गया है, कहीं पे उच्च कुल का बताया गया है। चूँकि ये किसी राजघराने से नहीं बिलोंग करते थे, एक साधारण परिवार के थे। इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसमें ये खेल खेल रहे थे उसी समय चाणक्य इनके संपर्क में आए, और वहीं से इनका जीवन की एक प्रकार कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट था, मोड़ था। इसी के बाद जो है चाणक्य अपने अंतर्गत, अपने अधीन, अपने पास रख करके इनके शिक्षा, इनके कौशल युक्त बना करके, इन्हें बुद्धिपरक बना करके आगे भारत का क्या बनाते हैं, सम्राट बनाते हैं। तो इस तरह से इनकी ये स्टोरी थी, ये सारे घटनाक्रम थे, ये तथ्य थे सारे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में हमें विशद जानकारी प्रदान करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मौर्य वंश के साम्राज्य का संक्षिप्त परिचय था, क्या किस तरह से इसकी स्थापना हुई, इसके संदर्भ में हमने आज की इस वीडियो में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।